हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बनेश्वर राज बिश्नोई अपने यूट्यूब चैनल दी एप्पल डायलॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा प्रधानमंत्री मोदी जी की रूस यात्रा। जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया है कि कांग्रेस के इकोसिस्टम पर ये मोदी जी का पहला बड़ा प्रहार होगा। ये किस तरह होगा, इसको जानने समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि यह समझना ज़रूरी है कि मोदी जी ने पहली अपनी विदेश यात्रा रूस ही क्यों चुनी। वैसे मोदी जी पहले इटली जा चुके हैं, वो एक आधिकारिक प्रोग्राम था, न कि विदेश यात्रा। तो दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पे बात करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये मोदी जी का एक वीडियो क्लिप देखिए जो उन्होंने संसद में दिया है। 2014 में सरकार में आने के बाद देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस का इकोसिस्टम भी रहा है। ये इकोसिस्टम 70 साल तक फला फूला है। इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं, जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे। मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का इकोसिस्टम जब से 2014 में बीजेपी सरकार बनी है तब से वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, यानी मोदी जी के खिलाफ कार्य कर रहा है। और इसको फलने फूलने का 70 साल पुराना है, इसको 70 साल हो गए फलते फूलते। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये समझना चाहिए कि इकोसिस्टम होता है क्या। जब हम समझ जाएंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है, सरल आसान भाषा में ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई व्यवस्था जो एक दूसरे को परस्पर लाभ पहुंचाए, उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे आप समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी को अलग अलग जगहों, अलग अलग फील्ड से कई लोग समर्थन करते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए न्यायपालिका, कुछ वकील, कुछ जज जो कांग्रेस के समर्थक हैं और कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। इसी तरह कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो उनको फ़ायदा पहुंचाती है, यानी ये एक दूसरे को कार्य करते हैं, एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि न्यायपालिका में हो, ऐसा हर जगह हर क्षेत्र में हो सकता है। ये शिक्षा संस्थाएं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, विश्वविद्यालयों में ऐसे लोग, ऐसे प्रोफेसर हो सकते हैं। मीडिया में पत्रकार हो सकते हैं। न्यायपालिका में जज, वकील हो सकते हैं। दूसरे संस्थान है, जो संगठन है, जो यूनियन है, वे भी कांग्रेस के लिए काम करते हैं। तो इन सब से एक इकोसिस्टम बन जाता है और जो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, यानी कांग्रेस उनको फ़ायदा पहुंचाती है और वो कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचाते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये देश के अंदर हो, देश के बाहर भी हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी, हम इस कांग्रेस के इकोसिस्टम टूटने की बात करें कि कैसे इकोसिस्टम पर ये प्रहार करेंगे, कैसे इसको तोड़ेंगे, इससे पहले हम थोड़ा ये समझ लें कि मोदी जी ने मुस्लिम इकोसिस्टम कैसे तोड़ा, जो कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचा रहा था। तो इसके बाद अब जो मोदी जी ने रूस यात्रा से जो कदम उठाया है, जो रूस यात्रा से कांग्रेस का इकोसिस्टम टूटेगा, वो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, तब मोदी जी के शपथ लेते थोड़े दिन बाद एक अखलाक नामक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई थी। उसको मॉब लिंचिंग हुआ था, यानी भीड़ ने उसको पीट पीट के मार दिया था। उस पर आरोप था कि उसने गाय का मांस पकाया, बछड़े का मांस पकाया। इस आधार पर उसकी पीट पीट के हत्या कर दी गई। इससे ये हुआ कि एक पूरे का पूरे लोग जो कांग्रेस के समर्थक है वो खड़े हो गए। वो बड़े बड़े लोग थे जिनको कभी अवार्ड मिले थे नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर के, और उन्होंने अवार्ड वापस करने शुरू कर दिए। उन्होंने सरकार को अवार्ड वापस करने शुरू कर दिए उस मौत के एवज में। देखिए कि एक मुसलमान की मौत पे लोगों ने अवार्ड वापस कर दिए। जब 1990 में
कश्मीरी पंडितों को भगाया गया तब किसी ने अवार्ड वापस नहीं किया। एक मुसलमान के लिए इतने अचानक इतनी हमदर्दी कैसे पैदा हो गई, जबकि हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं तो कोई आवाज़ नहीं उठाता। यही इकोसिस्टम कहलाता है। इसके बाद देखिए कि उसको जैसे तैसे हैंडल किया गया। इतने थोड़े दिन बाद आमिर खान ने कहा कि मेरी पत्नी कहती है कि भारत रहने लायक नहीं है, यानी मोदी की सरकार बनने के बाद मुसलमानों पे खतरा है। फिर उनकी फिल्मों का विरोध हुआ, अलग अलग तरीक़ों से उनको औकात दिखा दी गई। किंतु इससे हुआ ये कि एक जो कांग्रेस का इकोसिस्टम था मोदी खिलाफ, वो लगातार मोदी पे हावी होता रहा। आमिर खान के बाद आते हैं नसरुद्दीन शाह। उन्होंने मुगलों का गुणगान किया और वही बयान दिया कि भारत रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। उसके बाद अगला मुस्लिम इकोसिस्टम एक्टिव हुआ वो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के रूप में। वो जब तक उपराष्ट्रपति थे तब तक तो ठीक था, किंतु जैसे ही उन्होंने उपराष्ट्रपति पद का त्याग किया, उसके बाद उन्होंने एक मीडिया ने एक इंटरव्यू में ये बात कही कि भारत रहने के लिए सुरक्षित नहीं है, खासकर मुसलमानों के लिए। ये कांग्रेस का अगला इकोसिस्टम था जो मोदी के खिलाफ काम कर रहा था। इसके बाद CAA की जैसी घोषणा हुई, उस पर शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम लोगों ने लंबे समय तक शाहीन बाग को बंद किए रखा। इसके बाद जब कभी रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात आती है तो इकोसिस्टम हावी हो जाता था। जैसे तैसे करके एक लंबे समय तक ये इकोसिस्टम हावी होता रहा। सरकार लगातार इनको वॉच करती रही, देखती रही, समझती रही। सुरक्षा एजेंसियों ने इस पर प्रॉपर नज़र गाड़ी रखी, किंतु हुआ ये कि सरकार के पास कोई सरेआम, पर्दे के पीछे तो बहुत सबूत थे, सुरक्षा एजेंसियों ने सबूत दिए थे, किंतु सरेआम ऐसा कोई सबूत नहीं था जिसके आधार पे कहा जा सके कि ये किसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। एक सिर्फ संभावना थी। इतने में एक मुस्लिम बड़े नेता ने बयान दिया। उनका नाम था जफरुल इस्लाम खान। ये दिल्ली स्थित अल्पसंख्यक कमीशन के चेयरमैन थे। इन्होंने 8 अप्रैल 2020 को ये बयान दिया था। इन्होंने ट्विटर पर यानी एक्स पर एक चिट्ठी डाली। उसमें कहा कि यदि मुसलमानों के खिलाफ कुछ किया गया, कुछ कदम उठाए गए तो अरेबिया से ऐसा जलजला आएगा कि वो मोदी और इनके पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देगा। ये पहला खुलेआम चेतावनी थी, खुलेआम इकोसिस्टम की स्वीकृति थी कि इस्लामिक देश, जो ओपेक देश हैं, वो इसके मोदी के खिलाफ काम कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के पास सबूत तो थे, किंतु पहली बार सरेआम ये बात स्वीकार की गई कि अरेबिक देश इसमें सहयोग कर रहे हैं, खासकर सऊदी अरब, तुर्की और अन्य देश। इस बयान के बाद सरकार पूरी तरह इस इकोसिस्टम को बर्बाद करने लिए एक्टिव हो गई और फिर समय ने भी साथ दिया। इन्होंने अप्रैल में ये बयान दिया था 2020 में, और 2020 के अंत तक चीन से खबरें आने लगी कि वहाँ कोई रहस्यमय बीमारी फैल रही है। बाद में पता चला वो कोरोना थी। जैसे ही कोरोना बीमारी आई, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद सब लोग अपने घरों में बंद हो गए, गाड़ियों और सब की आवाजाही बंद हो गई। इससे तेल की खपत अचानक कम हो गई। तो जो ओपेक देश है, जो इस्लामिक देश हैं, उनका पूरा का पूरा जो ताकत है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो ऑयल है, तेल है। तो भारत ने उनसे ऑयल लेना कम कर दिया और रशिया से ऑयल लेना शुरू कर दिया। इससे ये हुआ कि इस्लामिक देश घुटनों पे आ गए। वो भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि वैसे ही तेल उत्पादन, वैसे ही दुनिया भर में मांग कम है, और यदि भारत, क्योंकि भारत अमेरिका चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा तेल का खपत हमारे यहाँ होती है भारत में। तो इसे इस्लामिक देशों में एक डर का माहौल हो गया कि हमारी अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी। तो मोदी जी ने कहा कि हम आपसे तेल लेना शुरू तो करेंगे, किंतु आप हमारे खिलाफ एक्टिव इकोसिस्टम को बर्बाद कीजिए। इससे ये हुआ कि धीरे धीरे सारा का सारा जो इस्लामिक देशों से इनको फंडिंग मिलती थी वो बंद हो गई, और ये सारे के सारे लोग आज बिल्कुल चुप हैं।
2020 के बाद यानी कोरोना के बाद आप देखेंगे कि मुस्लिम इकोसिस्टम कभी हावी नहीं हुआ। ऐसा मुस्लिम इकोसिस्टम जो धरना प्रदर्शन करे, तोड़ फोड़ करे या और करे। इसके साथ ही मैं आपको याद दिला दूं कि नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था, उस बयान पर इस्लामिक देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया की थी। भारत के उत्पादों को बहिष्कार किया गया था। कतर और अन्य देशों में, इस्लामिक देशों में जो बड़े बड़े मॉल थे उसमें भारतीय उत्पादों को बाहर फेंका गया, तोड़ फोड़ की गई। तो भारत ने वो वही काम किया जो करना चाहिए था, तेल उनसे लेना बंद कर दिया, कम कर दिया। तो वो देश घुटनों पे आ गए। उन रशिया से जैसे ही तेल हमने ज़्यादा लेना शुरू किया, उन देशों को एहसास हो गया कि भारत के साथ हमें भारत के खिलाफ इकोसिस्टम को बंद करना चाहिए। इससे ये हुआ कि आज दुबई में, यूएई में एक हिंदू मंदिर बना है, जो कतर जहाँ नुपुर शर्मा के बयान के बाद भारी लेवल पर तोड़ फोड़ हुई थी, उसने 9 सेना के यानी नेवी के 8 अफसरों को मौत की सज़ा देने के बाद रिहा कर दिया, उन्हें माफ़ी दी गई। ये अचानक नहीं हुआ। थोड़े दिन पहले जो कतर भारतीय उत्पादों का बहिष्कार कर रहा था, आज वो 8 नौसेना के अफसरों को मौत की सज़ा भी माफ़ कर रहा है। ये मोदी द्वारा मुस्लिम इकोसिस्टम को तोड़ा गया, उसे प्रहार किया गया, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह मोदी ने मुस्लिम इकोसिस्टम को तोड़ा और मुसलमानों के जो बड़े बड़े संगठन थे वो सब चुप हो गए। इस बार 2024 में मुसलमानों पर मोदी ने खुलेआम बयान दिया, उनके आरक्षण छीनने का आरोप लगाया, मंगलसूत्र और अन्य जो मुद्दे थे मुसलमानों के खिलाफ, जो मोदी ने इस बार बहुत कड़वी भाषा का प्रयोग किया। इसके बावजूद कोई इकोसिस्टम एक्टिव नहीं हुआ। इसका कारण ही यही था कि उनको भड़काने के लिए इस्लामिक देशों, खाड़ी देशों से फंडिंग होती थी, वो फंडिंग बंद हो गई, तो वो सारे चुप हो गए। तो इस बार मुसलमानों ने मोदी के खिलाफ एकजुट होकर मतदान किया, कोई विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन नहीं किया जैसा पहले होता था। और जो उनका इकोसिस्टम था, जो बड़े बड़े संगठन थे, जो बड़े बड़े संस्थान थे, जो कभी अवार्ड वापस कर रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे, कभी कोई विवादित बयान देते थे, वो सब के सब चुप हो गए। अब इसको समझने, ये जो इकोसिस्टम टूटा, इससे आप समझ गए होंगे कि मोदी ने मुस्लिम इकोसिस्टम कैसे तोड़ा। इसी तरह भारत में एक पश्चिमी देशों का इकोसिस्टम काम करता है, और जो पश्चिमी इकोसिस्टम काम करता है उसको तोड़ने के लिए मोदी जी ने रूस की यात्रा की है। अब आप एक मोदी जी का बयान सुनिए, जो मोदी और पुतिन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। एक्सेलेंसी, वैसे तो हमारा ये जो द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम 25 साल से चल रहा है, 22 बार हम मिल चुके हैं, लेकिन शायद ये मीटिंग ऐसी है कि पूरे विश्व का ध्यान मेरी इस यात्रा पर केंद्रित हुआ है और पूरी विश्व इस यात्रा के भांति भांति के मीनिंग निकाल रहा है। आप ध्यान से सुने तो मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी इस यात्रा पर सभी, मैं आपको वो बयान थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। मोदी जी कह रहे हैं कि शायद यह मीटिंग ऐसी है जिस पर पूरे विश्व का ध्यान मेरी इस यात्रा पर केंद्रित हुआ है, और पूरी विश्व इस यात्रा के भांति भांति के अर्थ यानी मीनिंग निकाल रहा है। तो आप देखिए कि मोदी जी को पता है कि रूस यात्रा के किस तरह के मीनिंग निकाले जाएंगे, किस तरह के अर्थ, किस तरह के मायने निकाले जाएंगे, और मोदी जी चाहते हैं कि विश्व के लोग इस यात्रा के मायने निकालें। और मोदी जी जो चाहते थे वही हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि हम रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर अपनी चिंताओं के बारे में पूरी तरह स्पष्ट हैं। हमने उन चिंताओं को निजी तौर पर भारत के साथ साझा किया है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो अमेरिका और पश्चिमी देशों से इकोसिस्टम काम कर रहा है, मोदी जी ने उसको टारगेट किया है। अब होगा ये कि अमेरिका ने कहा हमने अपनी चिंता स्पष्ट तौर पर भारत के सामने रख दी है, तो भारत भी अपनी चिंता अमेरिका के साथ पश्चिमी देशों सामने रखेगा। वो ये कि आपके जहाँ से जो इकोसिस्टम काम कर रहा है उसको बंद किया जाए।
अब आप देखिए पश्चिम से इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है। सबसे पहला जो उदाहरण है वो है, हर बात पर पश्चिमी देश भारत को ज्ञान देते हैं। कभी धर्म की सहिष्णुता के नाम पर कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, भारत में धार्मिक सहिष्णुता कम हो रही है, गाये बगाए हर मुद्दे पर भारत को ज्ञान देते हैं। ये पहला तो ये ज्ञान देना बंद करें। दूसरा, पश्चिमी देश अलग अलग तरह की रिपोर्टें जारी करते हैं जिसमें भारत के खिलाफ वो नेगेटिव रिपोर्ट होती है, तो उन रिपोर्टों को कम किया जाए। दूसरा, जो अमेरिका भारत के साथ इकोसिस्टम भारत के खिलाफ काम कर रहा है, वो खुद तो नहीं कर रहा किंतु दूसरे तरीके से कर रहा है। उसका अच्छा उदाहरण है कि ये खालिस्तानी निज्जर की कनाडा में हत्या के बाद कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, उसने भारत पर आरोप लगाया था, और जब उनसे सफाई मांगी गई तो उन्होंने कहा कि हमें ये जानकारी अमेरिका ने दी है, हमारे पास ऐसी कोई सबूत नहीं। जब उनसे सबूत मांगे गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ये जानकारी अमेरिका ने दी है। अब अमेरिका पीछे हट गया, वो करे तो क्या करे, वो इधर उधर झांकने लगा, उसको और कोई सूझा नहीं। उसने एक भारतीय रो के अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया जिसका नाम था निखिल गुप्ता। उस पर पन्नू, एक खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू, उसकी हत्या के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया कि ये पन्नू की हत्या करना चाहता है। यानी जो भारत के खिलाफ ताकतें काम कर रही है, अमेरिका उसको गाये बगाए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर संरक्षण दे रहा है। भारत चाहता है कि ये संरक्षण बंद हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कार्रवाई के लिए ज़रूरी है कि दोनों बराबर लेवल पर आएँ, और मोदी जी ने रूस में जाके इस लेवल को बराबर कर लिया है, क्योंकि जैसे ही मोदी जी रूस गए हैं, अमेरिका ने अपनी चिंता जाहिर कर दी। अब भारत अपनी चिंता जाहिर करेगा, यानी आप हमारी चिंता दूर कीजिए, हम आपकी चिंता दूर करेंगे। तो आने वाले समय में मोदी जी जो पश्चिमी इकोसिस्टम है, जो पश्चिमी अमेरिका यूरोप के देशों में जो भारत के खिलाफ इकोसिस्टम है, उसको तोड़ेंगे। जो रूस यात्रा से ये पहला बड़ा प्रहार होगा पश्चिमी इकोसिस्टम तोड़ने का। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि किस तरह ये धीरे धीरे अमेरिका के फालतू के बयान है, पश्चिमी देशों के फालतू बयान है, पश्चिमी देशों में जो खालिस्तानी को संरक्षण दी जा रही, खासकर जर्मनी और कनाडा में, वो उसमें धीरे धीरे कमी आएगी। तो इस तरह भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो रूस की यात्रा की है, उसका कोई और ज़्यादा बड़ा महत्व नहीं है और ज़्यादा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए, कोई बड़े समझौते नहीं हुए, एक तरह से संबंधों की समीक्षा हुई है। किंतु तीसरे कार्यकाल में मोदी जी ने पहली रूस यात्रा करके पश्चिमी देशों को ये संदेश दिया है, जैसा कि मोदी जी ने कहा कि भांति भांति के अर्थ निकाल रहे हैं, उन्हें पता है कि किस तरह के अर्थ निकाले जाएंगे और उन अर्थों को किस तरह मोदी अपने फेवर में, अपने अनुकूल करेंगे। तो आने वाले समय में पश्चिमी इकोसिस्टम, जो पश्चिमी देशों में लोग, खासकर अब आप देखिए कि रूस ने 2024 के चुनाव से पहले भारत को चेताया था कि अमेरिका मोदी के खिलाफ इलेक्शन में कुछ सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर सकता है, और ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी के उस एक जो फेक वीडियो चलाया गया था जिसमें अमित शाह कह रहे हैं कि हम आरक्षण ख़त्म कर देंगे, उसको कांग्रेस ने बुनाया और इसका बड़े ज़ोर से प्रचार प्रसार किया कि बीजेपी यदि 400 पार सीटें हुई तो आरक्षण ख़त्म कर देगी। ये जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है और यूट्यूब है, एक्स है यानी ट्विटर है, ये सब अमेरिकी कंपनियां हैं और अमेरिका इनको जैसे चाहे अपने लिए यूज कर सकता है, और अमेरिका ने किया भी। क्योंकि यदि मोदी तीसरे कार्यकाल में 400 पार कर जाते तो सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को होता, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत उतनी तेज़ी से प्रगति न करे जिस तेज़ी से प्रगति कर रहा है। तो अब आप देखिए कि जो ध्रुव राठी है, उसने मोदी के खिलाफ काफ़ी बड़े लेवल पर विरोध में काम किया। तो यूट्यूब ने ध्रुव राठी के जो वीडियो थे वो उन लोगों के भी सामने रखे, बार बार उनको लोगों के सामने दिखाया कि आप ये वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए। जिस किसी ने कभी ध्रुव राठी का वीडियो नहीं देखा, उसके सामने भी यूट्यूब ने ध्रुव राठी का वीडियो प्ले किया जानबूझ के, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा गुमराह किया जा सके। तो
अमेरिका का जो इकोसिस्टम है, ये मोदी जानते हैं कि ये इकोसिस्टम काम कर रहा है। जैसा उन्होंने संसद में भाषण भी दिया कि मैं इस इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब दूंगा। तो मोदी जी ने रूस यात्रा करके अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया है। अब अमेरिका घुटनों पे आएगा, वो भारत के सामने अपनी चिंताएं रखेगा, तो भारत अपनी चिंताएं रखेगा। तो अमेरिका से कहा जाएगा कि वो उसके खिलाफ जो सोशल मीडिया के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा जो दुष्प्रचार किया गया है उसको रोके, और गाए बगाए जो भारत को ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञान बंद करें। अमेरिका दूसरे देशों को के कंधे पे बंदूक रखे, भारत के खिलाफ जो गोलियां चला रहा है उन गोलियों को बंद किया जाए। तो जो मोदी जी की रूस यात्रा है उसका और ज़्यादा कोई बड़ा महत्व नहीं है, सिर्फ बड़ा महत्व यही है कि पश्चिमी इकोसिस्टम को तोड़ा जाएगा, और जैसे ही पश्चिमी इकोसिस्टम टूटेगा तो इसके साथ और उनसे जुड़े हुए छोटे बड़े कई इकोसिस्टम अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो मोदी जी की इस रूस यात्रा से सबसे बड़ा जो हम आकलन कर सकते हैं वो है कि कांग्रेस का जो इकोसिस्टम विदेशों में सक्रिय है उसको तोड़ने का काम मोदी जी करेंगे, और ये लगभग आप समझो टूट ही गया। थोड़े दिनों में इसके रिजल्ट आपके सामने होंगे। तो आज की इस परिचर्चा, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।